नमस्कार दोस्तों। हाल ही में इंटरनेशनल बॉर्डर से जिस तरह टनल के जरिए आतंकवादियों ने घुसपैठ की और वो घाटी में बड़ी तबाही का साजो सामान लेकर के आए थे, वो तो जम्मू और श्रीनगर के बीच में नगरोटा में उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, वरना बहुत बड़ी वारदात हो सकती थी। आप जानते हैं कि कल 26/11 है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही है कि पाकिस्तान वैसी ही घटना दोहरा देना चाहता था जैसी मुंबई में हुई थी 2008 में। इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय सेना को अपने जीवन के 37 महत्वपूर्ण वर्ष देने वाले टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, काउंटर टेररिज्म और इवन वार के मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, पूर्वोत्तर में भी तैनात रहे, लद्दाख में भी तैनात रहे, घाटी में भी तैनात रहे और खास तौर से माचिल सेक्टर में उन्होंने सेना को कमांड किया था। मेजर जनरल अश्वनी सिवाच साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सिवाच साहब, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सिवाच साहब, जो घटना अभी हाल में घुसपैठ की हुई थी जिसमें नगरोटा में चारों आतंकवादियों को मार गिराया गया, उनके पास से बहुत बड़ा असलहा बरामद हुआ है। प्रधानमंत्री ने उसके बाद जो टिप्पणी की थी उससे आप कितना सहमत हैं? क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये 26/11 दोहराना चाहते थे। बिल्कुल चौधरी साहब, बस मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा, इसमें बहुत सच्चाई है। देखो, जितना असला आया था, जिस प्रकार से हथियार लेके आए थे, 11 उनके असॉल्ट राइफल थी, उसके बाद 29 हैंड ग्रेनेड थे और 3 यूबीएजल थी और करीब करीब 10 जो केजी के करीब एक्सप्लोसिव था। अगर ऐसा ये सामो सामान अगर कश्मीर घाटी पहुंच जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था और इसमें कोई शक नहीं कि कहीं पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा करने को उत्सुक है। वो 2-3 रीजन है। एक तो ये 26/11 को दोहराना चाहता है और दूसरा कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शन होने हैं 29 फरवरी से 28 फरवरी से, उसके अंदर भी दखल अंदाजी देना चाहता है। और तीसरा कहीं ना कहीं जो उनके अंदरूनी हालात बड़े खराब हैं अभी पाकिस्तान के, और इमरान खान गवर्नमेंट गिरने वाली है, तो वो भी कहीं ना कहीं ध्यान बटाने के लिए एक प्रकार से वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कश्मीर घाटी में जिससे कि पब्लिक का ध्यान बटे और पब्लिक इकट्ठी हो जाए भारत के विरुद्ध। और चौथी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं चीन भी प्रेशराइज कर रहा है पाकिस्तान को कुछ ऐसा करने को कि भी पाकिस्तान और भारत आपस में भिड़ जाएं और वो एक प्रकार से किसी तरीके से लद्दाख से फेस ऑफ करो। तो ये चारों बातें हैं। 26/11 का कोई ऐसा धमाका करना बिल्कुल चाहता था। दूसरी बात यह है कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, और तीसरी बात यह है कि ध्यान बटाना चाहता अपनी पब्लिक का, जो आज की तारीख में इमरान खान गवर्नमेंट के सामने आ गई है ओपनली, और वो इमरान खान की गवर्नमेंट हर जगह फेल होगी, उसको डाइवर्ट करने की अटेंशन। जनरल साहब, भारत सरकार ने अमेरिका को, फ्रांस को, कुछ देशों को इस पूरी साजिश के बारे में डोजियर सौंपे हैं, उनको जानकारी दी है और ऐसा लगता है कि उनको और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विश्वास में लेने की कोशिश की है। मुझे ध्यान आ रहा है पुलवामा के बाद भी हमारे जो विदेश सचिव थे उन्होंने कई देशों से संपर्क किया था, उनको जानकारी दी थी कि पुलवामा के पीछे की साजिश क्या थी, कहाँ रची गई थी और कैसे इसे अंजाम दिया गया था। और उसके कुछ दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक देखने को मिली थी। कहीं भारत फिर कोई बड़ी कार्रवाई की तैयारी तो नहीं कर रहा है? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत की अब ने अपनी पूरी जो स्ट्रेटेजी वो चेंज कर ली। अभी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी के साथ चला हुआ है। भारत देख रहा है कि पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं या उसके आतंकवादियों को भेजने के लिए
पाकिस्तान की जो फौज है वो भारत की सीज फायर वायलेशन करती है और भारत की पोस्टों पे फायर करती है, आर्टी फायर, मोटर फायर और गांव में फायर करती है और आतंकवादियों को भेजने की कोशिश करती है, मगर वो नाकाम हो जाते हैं क्योंकि हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बहुत मजबूत है। और जवाबी कार्रवाई में हमने उनकी 4-5 पोस्टें उड़ा दी, मच्छल में भी, गुरेज सेक्टर में भी और तंगधार सेक्टर में भी और बारामुल्ला सेक्टर में भी। और उसके साथ साथ हमने उनके एम्यूनिशन डंप, एफओएल डंप उड़ा दिए और वहां पर जो लॉन्च पैड थे वो भी हमने उनको मार गिराया और कहीं लगता है 15-20 से करीब आतंकवादी मरे। मगर अब ये सोच विचार है कि ऐसा क्यों है कि पहले आतंकवादी आएंगे, वो यहाँ पर बचने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान फायर करेगा, उसमें अपनी भी कैजुअलिटी हो जाती है। तो ऐसी नौबत ही क्यों आने दें कि पाकिस्तान फायर करे और आतंकवादियों को आने की। क्यों, हमें आतंकवादियों का पता है, उनके लॉन्च पैड का मालूम है और उनके ट्रेनिंग एरिया मालूम है, हमें पता है पाकिस्तान की कौन कौन सी पोस्टें इनको मदद देती है इन्फिल्ट्रेशन में। ये जो है प्रोएक्टिव करके उनको पहले क्यों नहीं बर्बाद किया जाए उनके आने से पहले। तो ये एक स्ट्रेटेजी में बहुत फर्क है। जैसे बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक पहले किया था वो भी कुछ इसी तरीके से था, मगर अभी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी के साथ जा रहा है भारत। भारत के पास पुख्ता इंफॉर्मेशन है कि इनके लॉन्च पैड के अंदर कहां पर कितने आतंकवादी बैठे हैं, 20-25 दुनियाल में जैसे 30 आतंकवादी अभी बैठे हुए हैं, इसी प्रकार से और बाकी लॉन्च पैड पे। और अब हमारे पास क्षमता है, हमारे पास ड्रोन्स हैं, हमारे पास अब रफेल आ गया जिसके पास स्कैल्प मिसाइल है जो कि एयर टू ग्राउंड 500 किलोमीटर तक जा सकता है और हमें अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है। तो हम अपने इलाके से ही हम उनको बर्बाद कर सकते हैं और ये प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी है। भारत इसमें हिचकाएगा नहीं। अभी भारत ने ये जो बता रहे हैं अभी हमारे जो एस जयशंकर एक प्रकार से ग्राउंड क्लियर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भी पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, आतंकवादी भेज रहा है, अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो हम कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे मजबूर होने के कारण। और यही एक बात बिल्कुल ठीक आपने बोला, कुछ ऐसे ही तरफ जा रहा है जिस प्रकार से अमेरिका ने इराक में भी और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में भी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी लेके अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके तालिबान को मार गिराया था, उसी ऐसे ही कुछ है। अभी हमारे पास आर्टिलरी भी है, हमारे पास ड्रोन भी है, हमारे पास रफेल भी है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में भारत का पूरा प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी होगा और इनसे पहले कि वो आ पाए लॉन्च पैड पे ही आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा और जो पाकिस्तान की पोस्टें जो इन्फिल्ट्रेशन में मदद करती हैं उनको बिल्कुल एक प्रकार से नष्ट कर दिया जाएगा फायर से। जनरल साहब, आपने बहुत सही बात कही है कि पाकिस्तान की इमरान खान सरकार अपने अंदरूनी मामलों में भी बहुत बुरी तरीके से उलझी हुई है। हम जानते हैं कि वहाँ 11 दलों का एक गठबंधन अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के बहुत बड़े जलसे कर रहा है और लंदन से नवाज शरीफ भी जलसों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे हैं। पहली बार वहाँ जो कठपुतली सरकार है उसके खिलाफ भी और जिसकी कठपुतली है उस सेना के खिलाफ भी जनाक्रोश और जन सैलाब सड़कों पर और जलसों में उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत कोई कार्रवाई करता है तो क्या वहां की सेना को और इमरान खान को भी फेस सेविंग के लिए कुछ ऐसी हरकतें करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जिससे जो अंदरूनी हालात हैं उनसे लोगों का ध्यान बटाया जा सके? हाँ, बिल्कुल ठीक बोला बात। ये तो बात है, ये डबल एज है, इसको सोच समझ के कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये आपने जो बताया चौधरी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। आज पाकिस्तान की इमरान खान गवर्नमेंट बिल्कुल हिली हुई है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिस प्रकार से एक रैली के बाद अलग रैली करती जा रही है और पेशावर में रैली ना करने के हुक्म देने के बावजूद इन्होंने रैली की और बहुत सक्सेसफुल रही। और ऐसा लगता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट की उल्टी गिनतियां शुरू हो गई क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट हर फेर में फेल हो गई और पीछे भी रिकॉर्ड देखें 2 साल से ज्यादा कोई प्राइम मिनिस्टर रहा नहीं और लगता ऐसा है कि इसके दिन आ गए। मगर अगर हम कोई बहुत बड़ा काम कर देते हैं पाकिस्तान के अंदर तो हो सकता है उनको ये एक प्रकार से रीजन मिल जाएगा इकट्ठा होने का और वो जो आक्रोश है पब्लिक का इमरान खान गवर्नमेंट की तरफ
उसको डाइवर्जन हो सकती है और पाकिस्तान आर्मी भी को भी डाइवर्ट। देखो आज आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि आज पहली बार है 70 साल में कि लोग जो हैं गवर्नमेंट को ही नहीं उंगली उठा रहे, आज पाकिस्तान की आर्मी को भी कटघरे में घेर लिया है और कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी भी एक प्रकार प्रॉब्लम की जड़ है, क्योंकि ये इमरान खान को सिलेक्ट करके लेके आई और ये एक प्रकार करप्शन कराती है और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। तो इसमें कोई दौर राय नहीं कि आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा हिली हुई है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी को भी चोट लगी है। इस हाल में अगर हम कुछ बिना सोचे कुछ ऐसा कर देते हैं तो हो सकता है उसको फेस सेविंग मिल जाए और उसको कुछ करने के लिए भारत के लिए मिल जाए और वो इकट्ठे हो सकते हैं। तो हम जो भी करें सोच समझ के करें, क्योंकि अगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान करता रहे हम इसका जवाब नहीं दे। हमें सोच समझ के ऐसी रणनीति बनानी है, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, इसको सोच समझ के चलना है। इसमें कोई दो राय नहीं, जो आपका पॉइंट है वो बिल्कुल वैलिड है और मैं समझता हूं उसको सोच समझ के हमने अपनी रणनीति बनानी है। और शिवाज साहब, एक घटना और हुई है जिसकी तरफ अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान गया है। फ्रांस ने पाकिस्तान के मिराज और जो इनकी सबमरीन है उनको अपग्रेड करने से मना कर दिया है, और इसकी दो वजह सीधे तौर पर समझ में आ रही हैं। एक तो इमरान खान की कैबिनेट की एक मंत्री ने वहां के प्राइम मिनिस्टर के बारे में काफी अभद्र टिप्पणियां की थी, 2 ट्वीट करके। बाद में उनको माफी भी मांगनी पड़ी, वो ट्वीट भी डिलीट करने पड़े। और दूसरी जो चीज मेरी समझ में आती है, वहां जिस तरीके से एक 18 साल के चेचन्याई स्टूडेंट ने एक शिक्षक का गला काट दिया था क्लास के भीतर, उसकी बहुत व्यापक स्तर पर निंदा हुई थी। फ्रांस में भी लोग सड़कों पर उतर आए थे, तब वहां के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सख्त बयान दिए थे। लेकिन टर्की से लेकर के मलेशिया तक और पाकिस्तान तक और ईरान भी, कुछ देशों ने कुछ इस तरह के बयान दिए थे जैसे ये गला काटने को जस्टिफाई ठहरा रहे हों। तो क्या फ्रांस पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ही उनके मिराज और जो सबमरीन है उनको अपग्रेड नहीं करने का फैसला ले रहा है? बिल्कुल ले रहा है। और देखो इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के मिनिस्टर ने शरीन ने बताया कि इस्लामोफोबिया है और वो इस्लाम के अगेंस्ट हैं, एमेनुअल मैक्रोन जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के, वो बिल्कुल गलत बात थी, क्योंकि प्रेसिडेंट जो फ्रांस के हैं वो एक प्रकार सेकुलर कंट्री है फ्रांस, मगर वो आतंकवाद के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहते हैं। जो भी रिस्ट्रिक्शन उन्होंने बनाई है वो किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो आतंकवादी है। उनको पता है कि फ्रांस की जो अभी तक की नीति रही है, स्पेशली जो ये लोग बाहर से आए हैं फ्रांस में और यूरोप में, वो काफी कमजोर एक प्रकार से नीति थी। उसका फायदा उठा के आज उनको ऐसी सिचुएशन है कि उनके पास इमिग्रेशन की पॉलिसी पुअर होने के कारण ये हादसा हुआ जहां पर एक स्टूडेंट ने एक टीचर का गला काट दिया, और उसके बाद वहां पर कुछ मुस्लिम देशों ने इसकी बहुत बड़ी सराहना की, और जैसे टर्की है, पाकिस्तान है। और जब फ्रांस के प्रेसिडेंट ने उसके बारे में बोला तो फ्रांस के प्रेसिडेंट को बोला गया कि मेंटली सिक है, इस्लामोफोबिया करता है और फ्रांस की गुड्स को बाइकआउट करने का। मगर ये एक दो कंट्री हैं जिसके अंदर फ्रांस के अगेंस्ट जाने वाले, एक तो टर्की है और टर्की से खुल के आया है अपना पाकिस्तान। बाकी जो सऊदी अरेबिया, यूएई, वो समझदार देश है, उन्होंने कोई ओपनली नहीं है। तो अब जो फ्रांस है वो एक प्रकार उसने मन बना लिया है कि पाकिस्तान को किसी प्रकार से लेसन सिखाना, और इसीलिए इमैनुअल मैक्रोन ने बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में बताया जो मिराज 2000 और जो उनके पास सबमरीन्स है फ्रांस की, उनको वो अपग्रेड नहीं करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है ये फ्रांस तो एक पहल है, आज पूरा यूरोप पाकिस्तान के अगेंस्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। अब उनको भी मालूम हो गया कि ये जो इमिग्रेशन पॉलिसी के कारण उनको कितना प्रॉब्लम हो रहा है, और ये आज फ्रांस में है, कल ऑस्ट्रिया में हुआ था, उसके बाद और जगह फैल सकता है। तो मुझे लगता है कि पूरा यूरोप ही
पाकिस्तान के विरुद्ध खड़ा होगा। और फ्रांस ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बता दिया है कि वो ना मिराज 2000 और ना जो आपकी सबमरीन्स हैं फ्रांस से जो ली गई हैं उनको अपग्रेड नहीं करेंगे। और जनरल साहब, आखिर में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि भारत ऐसे कौन से कदम उठाए कि इस तरह की टनल फिर से सामने ना आए, इस तरह की घुसपैठ फिर से ना हो और इस तरह की साजिशों को अंजाम देने के बारे में पाकिस्तान ना सोचे भविष्य में? देखो ये दो बातें हैं। एक तो हमें अंदर देखना पड़ेगा हमारी क्या खामियां रहेगी जिस प्रकार से दुश्मन ने उसका फायदा उठाया, और दूसरा हमें ये देखना पड़ेगा किस प्रकार से हम पाकिस्तान को एक प्रकार से प्रोएक्टिवली उसको इन्वॉल्व करें। जो पहली बात मैंने बताया था, प्रोएक्टिवली आप इन्वॉल्व करें, जहां उनके लॉन्च पैड पे ही उनको फायर करें, मार कराएं। जो आपकी अंदरूनी बात है वो ऐसे है, हमारे पास अभी 150 के करीब इनके आतंकवादी रह गए हैं कश्मीर घाटी में, और धीरे धीरे ऑल आउट ऑपरेशन से खात्मा होता जा रहा है, और उनके पास आर्म्स और अम्यूनिशन बिल्कुल नहीं है। काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत मजबूत और बहुत ही सक्षम है, और इससे क्या हुआ है कि ये 2 साल में करीब करीब 500 आतंकवादियों को मार गिराया है, लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के जो लीडरशिप को भी। आज पाकिस्तान नया लीडरशिप भेजना चाहता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो कमांडो ट्रेन है, और नया काडर भेजना चाहता है और हथियार भेजना चाहता है, और इसमें वो लाइन ऑफ कंट्रोल में सक्सीड नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड एक तो बहुत सक्षम है और टीयर में है, एक के बाद एक 3-4 टीयर बने हैं, तो वो नहीं क्रॉस कर रहा। अब उसने ये सॉफ्ट लिया है इंटरनेशनल बॉर्डर का। एक तो वैसे भी बर्फ जब पड़ जाएगी सर्दियों में तो सक्शाबाड़ी से पासी से क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है, तब ये हर बारी आईबी से होता है। मगर आईबी में हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कुछ एक कमियां हैं। उसमें कमी क्या है, एक तो जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है आईबी से वो 7 किलोमीटर है। अगर कोई आईबी क्रॉस करके फेंस को क्रॉस कर दिया तो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, एक बार वो हाईवे पे चढ़ गया तो। दूसरी बात क्या है कि वहां पर हमारे पास नदी नाले पत्थरवारी जमीन है, सांबा हीरानगर के इलाके में वहां पर फेंस नहीं है, बनाना बड़ा मुश्किल है, और इसलिए वहां से भी निकलने का है। और जो अगला नया तरीका इन्होंने किया है टनल बना के, जो टनल बनाई है 150 मीटर, और वो टनल बनाई है पाकिस्तान की आर्मी ने बनवाई है, इंजीनियर्स ने बनाई है, बहुत बड़ी टनल है, 150 मीटर की टनल, और कम से कम 15 से 20 फीट डूंगी है। मगर तो इसका हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम एंटी टनलिंग करें। ऐसी टनल कैसे बना दी हमें पता नहीं चला, कहीं ना कहीं हमारी खामी है। एक तो हमें डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी बीएसएफ ट्रूप के, एक टीयर नहीं 2-3 करने पड़ेंगे। अगर आतंकवादी एक टीयर से निकल भी जाते हैं तो दूसरे या तीसरे में फंसे, क्योंकि जब उसने टनल बना ली तो वो एक टीयर के पीछे चले गए तो बड़ा मुश्किल। दूसरी बात मैं ये कहता हूं, जब 150 मीटर की टनल बनाई, कितना वहां से मिट्टी निकली होगी, क्यों नहीं हमारे को पता चला कि भाई कुछ बन रहा है। 40 मीटर आगे उसकी ओपनिंग है और 150 मीटर की लंबाई उसकी, जो मिट्टी का निकालने होंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारी खामी रहेगी। हमने अपने सर्वेलेंस डिवाइस का इस्तेमाल करना है, हमने अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करना है, हमने यकीन करना है कि भाई जो हमारे पास आधुनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट है वो भी आईबी में लगाए, और आईबी में थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, और अभी उसको उसकी जो डेंसिटी है ट्रुप्स की बढ़ाएं, और उसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान देना कि कहां कहां दुश्मन ड्रोन ला सकता है। देखो उन्होंने अपने हथियार जो हैं अब वो ड्रोन के जरिए भेज रहे हैं, आईबी से भेज रहे हैं, वो कश्मीर घाटी में तो भेज नहीं पा रहे, तो वो जम्मू के इलाके में हीरानगर और कहीं ना कहीं पंजाब में भी भेज रहे हैं, तो इसको भी हमें काउंटर करना पड़ेगा। तो ये एक मजबूती के साथ चलना पड़ेगा। आईबी सेक्टर को एक प्रकार से हमने और रिसोर्सेज देने पड़ेंगे और उसको पुख्ता बनाना पड़ेगा कि ऐसी खामी दोबारा ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी खामी हो सकती थी। ये एक अच्छी बात है कि हमारा इंटेलिजेंस अच्छा था और मजबूत था, उन्होंने इसको खबर मिल गई और इनको जो हमने टोल प्लाजा पे मार गिरा। और दूसरी बात यह है, कहीं ना कहीं अंदर में इनके जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं और जो स्लीपर सेल हैं वो भी आईबी के जो इलाका उसमें काम कर रहे हैं, हीरानगर, सांबा, जम्मू, क्योंकि जब ये आतंकवादी आ जाते हैं तो इनके लिए ट्रक करना, इनका सामान भेजना, ये सारा ओजीडब्ल्यू करते हैं, और ये ओजीडब्ल्यू का मिलाप है कश्मीर घाटी के ओजीडब्ल्यू। तो ये भी एक नेक्सस तोड़ना पड़ेगा।
तो ये कार्रवाई भारत को अंदरूनी करनी पड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में हम इसकी तरफ ध्यान देगी भारत की जो डिफेंस फोर्स है, और इसको कराया जाएगा। और प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी लेके हमें पाकिस्तान को पनिश करना पड़ेगा अगर वो ट्राई करता है वहां से इन्फिल्ट्रेशन करने की, और आतंकवादी के आने से पहले ही आतंकवादियों को मार गिराना उनके लॉन्च पैड पे, ये एक नई स्ट्रेटेजी के साथ भारत जाएगा। मेजर जनरल अश्वनी श्रीवास्तव साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को बहुत विस्तार से इस बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मेहरबानी, जय हिंद।